हेलो स्टूडेंट्स, देखो केमिकल काइनेटिक्स में बस आप आगे बढ़ेंगे। काइनेटिक्स इज अबाउट टू एंड। मेजर जो पोर्शन है वो हो चुका है। थोड़ा सा रेडियोएक्टिविटी वाला पोर्शन भी लेंगे, क्योंकि रेडियोएक्टिविटी और रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अच्छा, यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में जाते जाते, वो कहते हैं सम कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, और ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सच नहीं होते। इसमें से बस थोड़ा बहुत जो भी इंपॉर्टेंट है वो है पैरेलल रिएक्शन, बट रिवर्सिबल रिएक्शन एंड अब जो पढ़ने वाले हैं थर्ड कंसेक्यूटिव डिके और सीक्वेंशियल रिएक्शन। ये फिजिक्स में भी कॉमन होता है, मॉडर्न फिजिक्स में वहां भी पढ़ाते हैं, बट फिजिक्स में पता नहीं इंपॉर्टेंट है या नहीं, बट केमिस्ट्री में तो ऐसे कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होती। जेई डज नॉट फोकस ऑन दीज पोर्शंस। क्या था ये? चल क्या रहा था सम कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिसमें तीसरी वाली रिएक्शन है सम कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन और सीक्वेंशियल रिएक्शन। कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन और सीक्वेंशियल रिएक्शन। कॉन्सिक्यूटिव और सीक्वेंशियल रिएक्शन की अगर बात करें तो जैसे मान लो A converted to, मान लो I converted to product P. I is intermediate, P is product and A is reactant. A reactant है, I intermediate है, P product है। जब रेडियोएक्टिव डिके होता है, सीक्वेंशियल रिएक्शंस का मतलब होता है कि कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, उसने एक अल्फा पार्टिकल डिके किया, कुछ और एलिमेंट बनाया जिसे हम डॉटर एलिमेंट बोलते हैं। उसने कुछ और डिके किया, कोई नया एलिमेंट बनाया, फिर उसने कुछ और बीटा डिके किया या गामा डिके किया या कुछ और डिके किया, या पॉजिट्रॉन इमिट आउट किया, कुछ और बनाया, लाइक एक चेन बन जाती है। A कन्वर्टेड टू B, B कन्वर्टेड टू C, C कन्वर्टेड टू D एंड फाइनली Z बना G, जिसे बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये जो बीच के कंपाउंड थे B, C, D एंड ऑल, दे वर ऑल इंटरमीडिएट। जैसे एग्जांपल लिया हमने A कन्वर्टेड टू I, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कंसेक्यूटिव, पूरा हेडिंग ही चल रहा था फर्स्ट ऑर्डर। अगेन लिख लो, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर G केमिस्ट्री। जेई केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स में भी कॉमन होता है। फिजिक्स वाले अपने हिसाब से बताएंगे चीजों को। मान लो K1 इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिके एंड K2 इज द रेट कांस्टेंट हियर। अब T इज इक्वल टू 0 पर मान लो कंसंट्रेशन AB 0 0 T टाइम बाद इसमें से कुछ x खर्च हुआ तो ये x बना होगा, बट इसमें से भी और y खर्च हुआ तो ये क्या बना होगा? y। इस तरीके से बने होंगे। अब जरा ध्यान दो, अब यहां पर अगर हम बात करें कि A के लिए तो आप कह सकते हो कि माइनस dA अपॉन dt, व्हाट इज इट? रेट ऑफ डीके ऑफ A इज इक्वल टू K1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A। तो A का एक्सप्रेशन आ गया AT इज इक्वल टू A नॉट e की पावर माइनस k/t। चलो ये एक्सप्रेशन तो आ गया। किसी टाइम के बाद में वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A। AT इज इक्वल टू A नॉट e की पावर माइनस k/t। अच्छा, ऐसे हमें I की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, ऐसे हमें P की फाइंड आउट करनी है। अच्छा, I तो बन भी रहा है और I खर्च भी हो रहा है, तो व्हाट इज DI अपॉन dt? यहां पढ़ा के चुका हूं आपको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में। क्या है ये? नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I मींस इंटरमीडिएट। I मींस इंटरमीडिएट। नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब कहां से फॉर्म हो रहा है? K1 रेट कांस्टेंट से रिएक्टेंट A था, तो K1 इनटू A माइनस कहां से खर्च हो रहा है? K2 रेट कांस्टेंट से, K2 इनटू I। सो लाइक द गिवन राइट। और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर। व्हाट? DI अपॉन dt प्लस K2 इनटू I इनटू K1 इनटू, अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ A मतलब 80 ठीक लगा दो, और 80 की वैल्यू तो अभी आई है आपके पास। व्हाट? A नॉट e की पावर माइनस k/t। लिख लिया। साथ के साथ लिखते चलो, समझते चलो, कोई बहुत विशेष बड़ी बात ना है।
थोड़ा एक्सप्रेशन बड़े दिखते हैं बट ऐसा कोई डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। अच्छा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई, ये सॉल्व करने का तरीका होता है इनका, मल्टीप्लाई बाय e की पावर k2t ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ e की पावर k2t से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, e की पावर k2t di अपॉन dt प्लस k2 इंटू i e की पावर k2t इज इक्वल टू k1 a नॉट e की पावर k2 माइनस k1t। ये एक्सप्रेशन हुआ। ये क्या है, अगर ध्यान से देखो तो ये यही तो है d अपॉन dt e की पावर k2t इंटू i, यही तो है ये। अच्छा मैं i लिख रहा हूं, मतलब i और i एक ही बात है। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये एक्सपैंड होने के बाद यही आएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, द सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज k1 a नॉट e की पावर k2 माइनस k1 इंटू t। यही हुआ। आप इस dt को इधर ले आओ और इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करो d ऑफ e की पावर k2t इंटू it, and this is equal to k1 a naught e की पावर k2 माइनस k1 t और साथ ही साथ dt, 0 से लेके t तक इंटीग्रेट करो। यहाँ इंटीग्रल डिफरेंशियल हट गए तो ये e की पावर k2t into consideration of I after time t we can find out, and that is equal to k1 a naught, ये जो कांस्टेंट है, और ये कितना आ गया e की पावर k2 माइनस k1 into t अपॉन k2 माइनस k1, और लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर t तक। e की पावर k2t से इधर ले आओ राइट साइड में डिवाइड करके, तो I की कंसिडरेशन आफ्टर टाइम t that we can find out, that is equal to k1 a naught अपॉन k2 माइनस k1 e की पावर k2t, और ये आ गया e की पावर k2 माइनस k1 t माइनस 1। क्यों, जरा t की वैल्यू 0 को तो e की पावर 0 आ गया, और e की पावर 0 कितना होता है 1, इससे और डिवाइड करके एडजस्ट कर दो, आ गया एक्सप्रेशन। कंसिडरेशन ऑफ इंटरमीडिएट आफ्टर टाइम t would be equal to k1 a naught अपॉन k2 माइनस k1, और यहां आ गया e की पावर माइनस k1t माइनस e की पावर माइनस k2t। गाइस ये था फॉर्मूला ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ I आफ्टर टाइम t। पूरी बात नोट करो। अभी एक दो पॉइंट्स और भी बात कर रहे हैं। अभी p की भी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है कि t टाइम के बाद व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट p। नोट इट डाउन। ये भी हटाओ। ये देखना a माइनस एक्स, ये x माइनस y, और ये y, कंसंट्रेशन p एट t इज इक्वल टू t टाइम पर। अगर यहां I की कंसंट्रेशन, I क्या है इंटरमीडिएट, और आपको तो पता है इंटरमीडिएट वो सब्सटेंस है जो किसी स्टेप में बने तो किसी अगले स्टेप में खर्च भी हो गए, ना वो शुरू में लिए गए और ना वो एंड में हमें ऑब्टेन हुए। ना शुरू में वो कुछ लिया ना एंड में ऑब्टेन हुआ। इसका मतलब शुरू में कंसंट्रेशन I की कितनी होगी, t इज इक्वल टू 0 पर 0, और एंड में भी कितनी होगी 0। इसका मतलब 0 था, फिर फाइनली 0 है। इसका मतलब बीच में कहीं ऊपर मैक्सिमा आया होगा उसका। भाई शुरू में कोई चीज 0 थी, एंड में भी 0 हुई, बीच में बढ़ी है तो कहीं तो मैक्सिमा आया होगा। तो वी कैन फाइंड आउट द टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग एट व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ I इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमा फाइंड आउट करना है I का, तो di upon dt शुड बी 0। लिखो for maxima of concentration of I, di upon dt क्या कर दें 0। डिफरेंशिएट करो, I की जगह it भी लिख दो, कोई बात नहीं है। डिफरेंशिएट करना तो k1 a naught upon k2 माइनस k1 करो डिफरेंशियल, माइनस k1 e की पावर माइनस k1t
प्लस k2 e की पावर माइनस k2t। अब ये हम कहना कि डिफरेंशियल में आराम से बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। और t क्या बन गया? t max। t max, what is t max? Time from the beginning at which the concentration of I reaches maximum। कर दीजिए सॉल्व। ये तो 0 हो नहीं सकता, यही वाला टर्म 0 होगा, तो k1 e की पावर माइनस k1 t max, k2 e की पावर माइनस k2 t max। तो यहां से अगर देखें तो e की पावर k2 माइनस k1 t max इज इक्वल टू k2 अपॉन k1। लॉग ले लो तो ln k2 माइनस ln k1 अपॉन k2 माइनस k1 इज इक्वल टू t max। आप ये फॉर्मूला भी याद रखिए। व्हाट इज t max? टाइम फ्रॉम बिगिनिंग when concentration of intermediate reaches maximum। तो guys, time from beginning when concentration of the intermediate reaches maximum, तो T max is equal to ln k2 minus ln k1 upon k2 minus k1। तो guys, ये फॉर्मूला है, याद रखेंगे। जरूरत पड़ने पर वी कैन सॉल्व क्वेश्चन। फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है, मॉडर्न फिजिक्स में, बट ठीक है, केमिस्ट्री के भी सिलेबस में एडवांस के ये सब होता है, तो पूछ तो सकते हैं, मना नहीं करोगे आप, आ गया तो करना तो पड़ेगा ही। वैसे अभी तक हमने देखा नहीं इस पे क्वेश्चन। तो गाइस ये था। अच्छा, अभी एक चीज और बची है, क्या हमने एटी कंसंट्रेशन आफ्टर टी फाइंड आउट कर ली थी, आईडी कंसंट्रेशन टी टाइम के बाद फाइंड आउट कर ली थी। अभी कौन? पी की कंसंट्रेशन। तो कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पी। तो अब एक बात तो देखो, AT प्लस IT प्लस PT आफ्टर टाइम t will be equal to what? A minus x plus x minus y plus y। A नॉट तो है ये, तो यहां से P की कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम विल बी A नॉट कॉमन, A नॉट माइनस AT की वैल्यू A नॉट e की पावर माइनस k1t माइनस IT की वैल्यू क्या थी? k1 A नॉट अपॉन k2 माइनस k1 e की पावर माइनस k1t माइनस e की पावर माइनस k2t। ये एक्सप्रेशन था, याद पड़ा? अब थोड़ा सॉल्व करो इसको। A नॉट कॉमन ले लो, k2 माइनस k1 माइनस k2 e की पावर माइनस k1t प्लस k1 e की पावर माइनस k1t माइनस k1 e की पावर माइनस k1t प्लस k1 e की पावर माइनस k2t अपॉन k2 माइनस k1। जरा देखना, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, जैसे k1 e की पावर माइनस k1t, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो बस pt का एक्सप्रेशन आ गया A नॉट अपॉन k2 माइनस k1, और साथ में आ गया k2 कॉमन ले लो, तो k2 1 माइनस e की पावर माइनस k1t माइनस k1 1 माइनस e की पावर माइनस k2t। तो गाइस ये था एक्सप्रेशन। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन पे ना पूछे जाते, क्वेश्चन कहते केवल इतना k2 इतना बताओ, p कंसंट्रेशन 50 मिनट के बाद क्या होगी, कितने e की पावर कैलकुलेट करोगे, कितने लॉगरिथम लोगे, कितना भारी कैलकुलेशन जाएगी, नहीं पूछते हो। जेई का पेपर आपके कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए है, इतनी भारी भरकम कैलकुलेशन चेक करने के लिए नहीं है। तो इसलिए दे डोंट आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन कैलकुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ पी। तो फॉर्मूला थोड़ा से भयानक से दिखते हैं, अजीब से दिखते हैं, करना चाहो तो कर लो याद, बाकी तो एग्जाम से पहले भी याद कर सकते हो। अब क्वेश्चन आ जाए तो अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व, बट दे डोंट आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन कैलकुलेशन ऑफ पी और आई बिकॉज़ दिस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। तो गाइस ये था एक्सप्रेशंस, हमने आई का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया, टी मैक्स फाइंड आउट कर लिया, पी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, इसमें दो केसेस बन सकते हैं कि k1 अगर k2 से काफी लार्ज हो या k1 k2 से काफी कम हो, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? लिखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पूरी बात नोट करो पहले।
ग्राफिकली वी कैन शो कि किस तरीके से इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन चेंज होगी, किस तरीके से रिएक्टेंट ए एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वेरी करेंगे विद टाइम। जैसे मान लो केस 1 देखो, when K1 is much greater than K2। अच्छा था क्या वो A converting to I converting to product, K1 और ये K2 था, यही था। देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। अच्छा K1 K2 से बहुत बड़ा है और आपको तो पता है आरडीएस कौन होता है, स्लो वाला स्टेप, तो ये आरडीएस है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप हमेशा स्लो वाला होता है। किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म में हम पढ़ चुके हैं इस बात को कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, जो सबसे स्लो स्टेप हो वही डिसाइड करेगा कि व्हाट शुड बी द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द सब्सटेंस। टाइम के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्लो स्टेप पे डिपेंडेंट है और स्लो स्टेप K2 वाला है, सेकंड वाला। इसका मतलब ये ऐसा हुआ कि रिएक्टेंट बहुत फास्ट कन्वर्ट हो गया इंटरमीडिएट में, और फिर इंटरमीडिएट बड़ी आसानी से धीरे धीरे बड़े आराम से धीरे पी में कन्वर्ट हुआ। तो ए बहुत सडनली खर्च हुआ है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए काफी हाई थी एंड वेरी सडनली इट फिनिशेस लाइक दिस, वेरी शार्पली इट डिक्रीजेस बिकॉज़ K1 इज वेरी हाई। अच्छा K2 बहुत कम है। अच्छा A बहुत तेजी से खत्म हुआ तो I भी बहुत तेजी से बन गया, फिर रीचेस मैक्सिमम। जहां इसका मिनिमम आया वहां लगभग I रीचेस मैक्सिमम, और फिर वो धीरे धीरे खर्च होता रहा like this, आराम से खर्च हो रहा है। एक बार बंद तो क्या वो इट रीचेस मैक्सिमम, तो I रीचेस मैक्सिमम। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ I, this is concentration of reactant A and the product तो जब बनेगा ना, जब I खर्च होगा, जब I धीरे धीरे खर्च हुआ तो प्रोडक्ट भी धीरे धीरे ही बना है, तो प्रोडक्ट भी धीरे धीरे बना है। तो गाइस ये है कि since K1 is very high, A खर्च हो गया within no time converted to I, within no time I reaches maximum। अच्छा जरा दूसरा ग्राफ देखिए, केस 2। कभी कभी ग्राफ का इलस्ट्रेशन पूछ लेते हैं आपसे, ग्राफ बना देंगे और कहेंगे बताओ इसमें K1 K2 के बारे में, हाउ कैन यू कंपेयर, हाउ कैन यू से दैट कौन लार्जर है कौन काफी स्मॉलर है एंड सो ऑन। जैसे केस 2, इफ K1 इज मच लेस देन K2। अब इस बार ध्यान दो, इस बार वापस से कोई A कन्वर्टिंग टू I कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट, K1 E K2। अब इस वाले रिएक्शन में अब जैसे K1 मच लेस देन, तो ये स्लो स्टेप है, ये आरडीएस हुआ। इसका मतलब A बहुत धीरे आराम से सोते हुए धीरे कछुए की चाल से A कन्वर्ट हुआ I में, और I बनते ही बढ़ गया, बनते ही खर्च हो गया P में, प्रोडक्ट में। सो द ग्राफ वुड बी लाइक दिस, concentration versus time, concentration versus time। तो क्या हुआ, ये जो A था वो बहुत धीरे खर्च हो रहा है, आराम से खर्च हो रहा है, बहुत आराम से, और I जो है बहुत धीरे बना, बनते खर्च हो गया, खत्म है ही नहीं, मतलब वर्चुअली इट इज लाइक दिस। नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन ऑफ I। तो सर ये क्यों शो किया ऊपर को जरा सा, अरे कहीं तो मैक्सिमम आया होगा I का, वो शो किया है। तो I की कंसंट्रेशन तो वर्चुअली नेग्लिजिबल है एट एनी मोमेंट। क्यों, A थोड़ा सा बना I में और I बनते ही खत्म, तो I बनने से पहले बन रहा है, और P बहुत स्लोली बनेगा। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली A जब धीरे खर्च हो रहा है तो P भी धीरे ही बनेगा। So this is the concentration of P, this is the concentration of reactant A, and this was the concentration of intermediate। तो गाइस ये ग्राफ है, ये वेरिएशन है, इसके ऊपर कभी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन शीट में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी ठीक है। काइनेटिक्स का मतलब वही शुरुआत वाला पोर्शन, क्या एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, टाइट्रेशन मेथड इज इंपॉर्टेंट, प्रेशर मेजरमेंट इज इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस इन द ग्राफ्स फॉर द जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर आर इंपॉर्टेंट। ये है इंपॉर्टेंट पोर्शन। जब आप शीट सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड
इस तरह के क्वेश्चंस तो रेयरली एक आध आगे तो आ गया। हालांकि फिजिक्स वाले अपने तरीके से इन चीजों को बताते हैं इन मॉडर्न फिजिक्स, बट हमने भी पूरी बात बता दी है यहाँ पर। आप अभी तो पढ़ो, मैंने तो बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि अगर कभी छोड़ना हो, टाइम कम मिले और टाइम मैनेजमेंट ना हो पा रहा हो, एग्जाम आ गया उस पे, तो छोड़ना है तो क्या छोड़ना है, ये वाला पोर्शन छोड़ना है। सीक्वेंशियल डिके, रिवर्सिबल रिएक्शन, पैरेलल तो फिर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस ये था काइनेटिक्स जो हुआ, काइनेटिक्स इज फिनिश्ड, बट काइनेटिक्स में एक और चीज है, अनेक्शन ऑफ काइनेटिक्स, अनेक्स्ट है व्हाट, रेडियोएक्टिव डिके, बिकॉज रेडियोएक्टिव डिके आल्सो फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती है, सिमिलर काइंड ऑफ इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर द रेडियोएक्टिव डिके ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड्स। न्यूक्लाइड्स मतलब न्यूक्लियस। पहले पूरी बात नोट करें। चलिए अब बात करेंगे हम रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की। तो हेडिंग लिखो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, जैसा कि आप जानते हो कि कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, कुछ हैवियर आइसोटोप्स ऐसे होते हैं एलिमेंट्स के जिनसे अल्फा बीटा गामा रेज इमिनेट आउट होती हैं, इमिट होती हैं, and they are unstable. They form the new elements called daughter elements. Original जो element है that is called parent element. तो emission of spontaneous emission of alpha beta gamma rays from the unstable nuclei without any external means is called radioactivity. So what is radioactivity? Radioactivity is the spontaneous decay radioactivity is the spontaneous decay of unstable nuclei without any external excitation to emit alpha, beta and gamma rays. This is radioactivity. So radioactivity is the spontaneous decay of unstable nuclei without any external excitation to emit alpha, beta and gamma rays. अब radioactive disintegration follows first order kinetics. ये important points हैं। Radioactive disintegration or radioactive decay follows first order kinetics, but Arrhenius equation is not applicable. Equation does not apply on रेडियो एक्टिव डिके। याद रखें, रेडियो एक्टिव डिके में आरएनएस इक्वेशन का कोई रोल नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, physical state, etc. ध्यान दो, हम ये तो कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बट डज नॉट फॉलो द आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन डज नॉट अप्लाई ऑन रेडियो एक्टिव डिके, क्योंकि आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का प्रभाव, और टेम्परेचर का कोई प्रभाव रेडियो एक्टिविटी पर नहीं पड़ता। तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट। सॉलिड है, लिक्विड है, यूरेनियम है, मान लो U235 है, अल्फा डिके करता है। U235 गैस है, सॉलिड है, कंबाइंड फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में है, या टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, उसका रेट ऑफ डिके does not depend on temperature or physical state.
इसलिए आर्गेनियस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल और डज नॉट अप्लाई ऑन रेडियोएक्टिव डीके। तो क्या है? रेट ऑफ रेडियोएक्टिव disintegration is directly proportional to number of nuclides at the instant। ये मतलब है, तो रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन मतलब माइनस dN अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स, रेडियोएक्टिव एटम्स, क्योंकि एक एटम में एक ही तो न्यूक्लियाई होगा। तो यहां से माइनस dN अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा इनटू t। जैसा रेट कांस्टेंट k होता था, यहां रेट कांस्टेंट आप बोल करके लैम्डा बोलेंगे, क्या? डीके कांस्टेंट, वेयर लैम्डा इनटू n, where lambda is called decay constant। ऊपर की बात लिखी होगी, मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, नोट इट डाउन। तो दोबारा से लिखते हैं, तो माइनस dN अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा इनटू n, वेयर व्हाट इज dN अपॉन dt? इसके कई नाम हैं, रेट ऑफ डीके और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और रेडियोएक्टिविटी और एक्टिविटी भी बोलते हैं इसको। तो रेट ऑफ डीके और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और रेडियोएक्टिविटी और एक्टिविटी सबका मीनिंग सेम है, माइनस dN अपॉन dt। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स समय के साथ घटेंगे ना, तो dN की वैल्यू नेगेटिव होगी तो माइनस पहले से लगा के रखो ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस। ये टर्म ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n और इक्वल टू लैम्डा इनटू n। लैम्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या होगी? टाइम माइनस 1 है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ना, जरा यहां से इसको सॉल्व करना। तो माइनस dN अपॉन n इज इक्वल टू लैम्डा dt, इंटीग्रेट कर दो 0 से t तक। इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स n0, फाइनल n है, तो सॉल्व करो यहां से, तो एक्सप्रेशन आ गया n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। आप चाहो तो n की जगह nt भी ले सकते हो, एट एनी मोमेंट, at an instant। So nt is the number of nuclides। Nuclides मतलब number of nucleus, nuclei, और एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है, तो नंबर ऑफ एटम्स ही बोल सकते हो। तो नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स at an instant। And what is n0? Initial number of nuclei। Lambda is decay constant and t is the time। So this is the expression। यहां से अगर एक्सप्रेशन चाहो तो आप भी लिख सकते हो 1 upon t ln n naught upon nt। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाली तो फॉर्मूला ही है, साथ में लिख सकते हो 2.303 upon t log of n naught upon nt। हालांकि ये सब खूब अच्छे से फिजिक्स में पढ़ाया जाता है इन मॉडर्न फिजिक्स। नोट करते जाएं, हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, क्या फॉर्मूले होंगे, पैरेलल डीके क्या होगा, जो हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में पढ़ा है ना, सब कुछ यहां वही एप्लीकेबल होगा, कुछ नया नहीं है। नोट डाउन। जैसे हाफ लाइफ, टी हाफ, तो हाफ लाइफ
तो ऑब्वियसली हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ln2 अपॉन k की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में नीचे k लिख दे, रेट कांस्टेंट, यहां डीके कांस्टेंट आएगा, या फिर 0.693 अपॉन लैम्डा। एवरेज लाइफ T एवरेज दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। ये हम पहले कह चुके हैं, इसको चाहो तो आप प्रूफ भी कर सकते हो, प्रूफ। व्हाट इज एवरेज लाइफ? T average, total life of all the molecules upon total number of molecules। तो ये तो है एवरेज लाइफ। एवरेज निकालते हो, मान लो एक क्लासरूम है, 50 बच्चे बैठे हैं, उसमें उनका मास एवरेज निकालना हो, किसी का मास 40 किलो, कोई 45 किलो, कोई 50 किलो, कोई 52 किलो, सबका एवरेज निकालना हो, मान लो क्लास एवरेज, तो क्या करते हो आप, सबके मासेस का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सेम थिंग हियर, तो टोटल लाइफ ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स क्यों न्यूक्लाइड्स बोलो आप, क्योंकि हम रेडियोएक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, ऑल द न्यूक्लाइड्स का मतलब न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियस एटम्स। सो दैट इज इक्वल टू, मान लो dn1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिव द लाइफ t1, dn2 number of molecules live the life t2, dn3 number of molecules live the life t3, and so on, divided by total number of molecules dn1 plus dn2 plus dn3, and so on. What is it? It is the summation of dn into t, और लिमिट कहां से कहां तक रहेगी, इंटीग्रेशन है, समेशन मींस इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, टाइम ऑफ कंप्लीशन कब होता है, इनफाइनाइट होता है, तो 0 से इनफाइनाइट अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नॉट। और आपको तो पता है एक बात, अच्छा dn की जगह माइनस dn ले लो ना, क्यों, क्योंकि dn तो नेगेटिव है, पहले से ही माइनस लगा दे रखो ताकि माइनस dn क्या हो जाए, पॉजिटिव। समझाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको, भाई dn तो नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड विल डिक्रीज ड्यू टू डिके, इट इज नॉट ए ग्रोथ रिएक्शन, इट इज नॉट ए ग्रोथ, इट इज डिके, घट रहा है, तो माइनस dn ले लो। आपको तो पता है कि माइनस dn अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा इनटू n, तो माइनस dn किसके बराबर हो गया, लैम्डा इनटू n इनटू dt, n का वैल्यू कितना, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t इनटू dt। जरा रखिए वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा लैम्डा इनटू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t इनटू dt इनटू t अपॉन n नॉट से n नॉट कैंसिल, लैम्डा इज ए कांस्टेंट, टेक इट आउट, 0 से इंफिनिटी, इंटीग्रेट करा, व्हाट, t e की पावर माइनस लैम्डा t dt। आप जब सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आती है लैम्डा इनटू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आ गया, तो मतलब क्या आ गया, average life is equal to 1 upon lambda, which is equal to 1.44 into half life. Guys, clear formula for first order. First order क्या, radioactivity follows first order decay, उसके लिए फॉर्मूला है। डेरिवेशन याद है या नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला। व्हाट, एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज डिके कांस्टेंट। पूरी बात नोट करेंगे, नोट इट डाउन। अब यही पे बात करते हैं, जैसे मान लो पैरेलल डीके, हम पहले भी कह चुके हैं, जब हम सम कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो हमने पैरेलल डीके पढ़ा था। पैरेलल डीके में हम ये कहा था कि पैरेलल रिएक्शंस या कंपीटिंग रिएक्शंस होती हैं जहां पर दो अलग अलग रेट कांस्टेंट से सब्सटेंस खर्च हो रहा है, डिके हो रहा है, तो वहां हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था। और उसका मेन यूज आता है रेडियो एक्टिविटी में, जैसे यूरेनियम है, एक साथ अल्फा डिके भी करता है खटाक से और बीटा डिके भी करता है, और साथ में इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी करता है, तो कई स्टेप्स होते हैं। तो ये पैरेलल और कंपीटिंग रिएक्शंस होती हैं,
तो जैसे मान लो कोई सब्सटेंस x है, मान लो λ1 डीके कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट स्टेप, λ2 और ये y बना और ये z बना। तो एक बात तो क्लियर है, लैम्डा ओवरऑल इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2 या ln2 अपॉन t हाफ ओवरऑल। कुछ नया नहीं है, सब पढ़ चुके हैं। रेडियो एक्टिविटी का डिसइंटीग्रेशन पढ़ना मतलब फर्स्ट ऑर्डर को रिवाइज करना। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। इज इक्वल टू व्हाट, ln2 अपॉन हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट स्टेप, ln2 अपॉन हाफ लाइफ फॉर सेकंड स्टेप। ln2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी कैन राइट 1 अपॉन t हाफ ओवरऑल इज इक्वल टू 1 अपॉन t हाफ फॉर द फर्स्ट स्टेप, 1 upon t half फॉर सेकंड स्टेप। तो गाइस ये था पैरेलल डीके। चलिए बात करते हैं अब रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की। तो लिखो हेडिंग रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। जैसे एग्जांपल लो सीक्वेंशियल डीके। जैसे A कन्वर्टिंग टू B, कन्वर्टिंग टू C, कन्वर्टिंग टू D एंड सो ऑन। मान लो डीके कांस्टेंट λ1, λ2, λ3 इन सब के लिए। अब ये B, C, D क्या है, ये सब तो इंटरमीडिएट्स है ना। और ऐसा ऑब्जर्व होता है इन केस ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। जैसे थोरियम सीरीज होती है, थोरियम 232 एक रेडियो आइसोटोप है और ये एक बार अल्फा डीके करता है, कुछ बनाता है, फिर बीटा डीके करता है, फिर कुछ बनाता है, फिर कुछ और डीके करता है तो डी बनाता है एंड फाइनली कन्वर्ट टू लेड। तो इसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स हो गए और ऐसे में अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दी जाए तो हम मान के चलते हैं कि ऑल द स्टेप्स आर मूविंग विद द सेम रेट। कौन सा, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में वी एज्यूम दैट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ डीके ऑफ बी। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जब अप्लाई करते हैं तो कह सकते हैं कि रेट ऑफ डीके ऑफ या रेट ऑफ फॉर्मेशन, पहले फॉर्मेशन लिख लो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ डीके ऑफ बी। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ डीके ऑफ बी। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, तो B का फॉर्मेशन का कांस्टेंट है डीके कांस्टेंट λ1 इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स Na इज इक्वल टू λ2 इनटू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ या नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स ऑफ B, और सिंपली यू कैन से n1 λ1 या n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2। सो लाइक दैट जरूरत पड़ने पर क्वेश्चन सॉल्व किया सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। So this is steady state approximation that rate of formation of B and rate of decomposition of B or decay of B will be equal. Rate of formation of C and rate of decay of C will be equal. That is called radioactive equilibrium. Question आएगा तो accordingly you can solve. अब बात आती है units of radioactivity की। तो guys ये पूरी बात लिखो और heading लिखो units of radioactivity. That is important. Units of radioactivity। रेडियोएक्टिविटी मतलब नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी। एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी एक ही बात होती है एंड दैट इज डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो जो एसआई यूनिट है वो है बैकरल, 1 BQ और 1 बैकरल is equal to 1 DPS disintegration per second, but the most common unit is Curie. तो 1 CI और 1 Curie is equal to 3.7 in 10 to the power 10 disintegration per second.
अच्छा, व्हाट इज 1 क्यूरी? 1 क्यूरी इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which shows radioactive substance which shows 3.7 into 10 to the power 10 disintegrations per second, or 1 CI is the radioactivity associated with, ये इंपॉर्टेंट है कि ये 1 क्यूरी लिया कहां से गया है यूनिट, तो 1 क्यूरी इज द रेडियो एक्टिविटी एसोसिएटेड विद 1 ग्राम ऑफ रेडियम 225 विद हाफ लाइफ 1600 ईयर्स। तो रेडियम 225 एक आइसोटोप है, उसके 1 ग्राम जिसकी हाफ लाइफ 1600 साल है, उसकी एक्टिविटी को ही हम बोलते हैं 1 CI और 1 क्यूरी। कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ Ra225 इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा इंटू एन। यही तो फॉर्मूला होता है, लैम्डा क्या, ln2 अपॉन हाफ लाइफ 1600 साल। 1600 साल मतलब 365 दिन इंटू 36 घंटे। 36 घंटे क्यों, 24 घंटे भैया। 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 3600 सेकेंड्स आ गया, इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स क्या, 1 ग्राम लिया है अपॉन एटॉमिक मास 225 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 to the power 23। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है सब लिखना। अरे नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। जब ये सॉल्व करते हो तो वैल्यू आती है 3.7 × 10 to the power 10 DPS। यहां से आई ये वैल्यू। तो 1 CI इज दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट। अच्छा, एक और बहुत कॉमन यूनिट है 1 रदरफोर्ड RD और 1 रदरफोर्ड, and this is equal to 10 to the power 6 DPS. But the most common unit is 1 CI or 1 becquerel which is DPS. तो guys ये याद रखने वाली। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, एक activity means number of disintegrations per second for the given substance. What is specific activity? Activity of 1 gram of the substance or activity of the radioactive substance per unit mass. तो लिखो specific activity is the activity per unit mass. तो एक्टिविटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट्स फिजिक्स में भी काम आएंगे। जब मॉडर्न फिजिक्स में आप ये सब पढ़ोगे तो दीज यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करो, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। नोट इट डाउन। मान लो एक क्वेश्चन इस तरीके से लेते हैं, 0.2 ml सैंपल ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 10 to the power -7 CI ऑफ 1H3। कौन है, ट्राइटियम। ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव फॉर्म और आइसोटोप ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो ट्राइटियम इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ लेबोरेटरी एनिमल। ठीक है, within no time circulatory equilibrium
is established circulatory equilibrium is established and 0.1 ml blood is found to have an activity of 20 dpm. dpm मतलब क्या हो गया? डिसइंटीग्रेशन पर मिनट. फाइंड ब्लड वॉल्यूम ऑफ एनिमल. देखो क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करें? पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या है. 0.2 ml सैंपल ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 10 to the power -7 CI ऑफ ट्राइटियम. ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये इंजेक्ट कराया इनटू द ब्लड ऑफ एन लेबोरेटरी एनिमल. लेबोरेटरी एनिमल्स होते हैं चूहे टाइप के, चूहा हुआ या और कोई जानवर हुआ, जैसे मान लो कोई वैक्सीन की टेस्टिंग चल रही है या मान लो कोई और दवाइयों की टेस्टिंग चल रही है, तो पहले एनिमल्स पे करते हैं. अब ये क्रुएलिटी है, बट फिर भी एनिमल्स पे टेस्टिंग की जाती है, फिर ह्यूमंस पे आते हैं ट्रायल्स. तो वो कह रहे हैं कि एनिमल का ब्लड वॉल्यूम, भाई उस जानवर के अंदर कितना ब्लड है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 1.5 लीटर है, वो फाइंड आउट करने के लिए हमने रेडियो एक्टिविटी मेजर की. 0.1 ml ऑफ द ब्लड इज फाउंड टू हैव द 20 dpm. तो बताओ ब्लड वॉल्यूम ऑफ द एनिमल कितना होगा? एक तरीका तो एनिमल का ब्लड कितना है, कितना वॉल्यूम है निकालने का ये है, गर्दन काट दो उसकी, ये लो, और गर्दन काट के निकाल लो कटोरे में ले करके, ये लो सर 1.5 लीटर वॉल्यूम है. अब ये ऐसा थोड़ी करेंगे, जान से थोड़ी मारेंगे उसको, और भी तरीके हैं भैया, और भी तरीके हैं. ये तरीका है तो क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? टोटल अब ये कह रहे हैं कि 0.1 ml ऑफ द ब्लड इज फाउंड टू हैव एन एक्टिविटी 20 dpm. तो 20/60 dps एक्टिविटी है 0.1 ml की, और मान लो vml ब्लड है इंटू 1/0.1. यूनिटरी मेथड लगाते ही ऐसे लिखो, 0.1 ml blood has an activity of 20/60 dps. तो मान लो VML blood, मान लो VML है blood, will have the activity 20/60 into 1/0.1 into V. तो कितना हो गया? 20 या 60, V/0.3 एक्टिविटी हो गई, दिस मच DPS. और ये एक्टिविटी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 10 to the power -7 CI मतलब 3.7 × 10 to the power 10 DPS. यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना. तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो V की वैल्यू आ गई 3.7 × 0.3 × 10 to the power 3 ml. तो कितना हो गया ये? 3 7 21 3 3 और 11, 1.11 × 10 to the power 3 ml, 1.11 लीटर. दैट्स इट, यही आंसर है. तो इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन. यूनिट कन्वर्जन का खास ख्याल रखेंगे. नोट करो, वी विल टेक अनदर क्वेश्चन. नोट करें इसको. चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं. क्या क्वेश्चन? मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इजी बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द एक्टिविटी पर ml ऑफ a solution, the activity per ml of a solution of radioactive substance is X. ठीक है. How much water to be added? How much water to be added to 200 ml of this solution so that activity falls
activity falls to x upon 20 per ml after 4 half lives. ये है क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो क्या है। क्वेश्चन कह रहे हैं द एक्टिविटी पर ml ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज x, हाउ मच वाटर टू बी एडेड। मान लो VmL वाटर मिला दिया और 200 ml सॉल्यूशन लिया, ताकि एक्टिविटी घट करके x अपॉन 20 ml पर ml रह गई आफ्टर 4 हाफ लाइफ। जरा ध्यान देना, पर ml एक्टिविटी x थी और शुरुआत में वॉल्यूम कितना लिया 200 ml, तो टोटल एक्टिविटी ये हो गई। बट 4 हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी कितनी बचेगी, ये एक्टिविटी इनिशियली थी t इज इक्वल टू 0 पर। 1 हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी कितनी रह जाती, आधी। 2 हाफ लाइफ के बाद 1/4, 3 हाफ लाइफ के बाद 1/8, 4 हाफ लाइफ के बाद 1/60th, that means 1/16th, that means 2 to the power 4. This is the total activity after 4 half lives. So this is the total activity after 4 half lives, and that is equal to now कितनी पाई गई एक्टिविटी, x upon 20 पर ml। अब टोटल वॉल्यूम कितना, VmL पानी मिलाया था और 200 ml इनिशियल सॉल्यूशन लिया था। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। x ये x कैंसिल, तो 200 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 v प्लस 200। देखना 4 5 20, 4 50 250, तो v इज इक्वल टू 50 ml। दैट्स इट, 50 ml वाटर टू बी एडेड। तो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। नोट करें इस क्वेश्चन को। एक और सवाल लेते हैं, पैरेलल डीके पर, रेडियो एक्टिव डीके पर। मैंने कहा था पैरेलल रिएक्शंस का, ये कंपीटिंग रिएक्शन का एक क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ है जेईई एडवांस्ड में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या है वो क्वेश्चन, वी शैल टेक नाउ। पूरी बात नोट करें। हाँ देखो क्वेश्चन ये है, नोट कर लिया। हाँ अब जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ये पैरेलल डीके पे है, जेईई एडवांस्ड का पुराना एक सवाल है। हालांकि इस तरह क्वेश्चंस दे आर कॉमन इन फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री, मैं कई बार बोल भी चुका हूं। तो ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस्ड का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, 2002 का सवाल है ये, आईआईटी 2002 का। CO64 हाफ लाइफ कितनी, 12.8 आवर्स, डिकेज बाई बीटा इमिशन 38%। पॉजिट्रॉन बीटा प्लस मतलब पॉजिट्रॉन इमिशन अगेन 19%, एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर 43%। Write the decay products. Write the decay products and calculate partial half-lives. Calculate partial half-lives of decay processes, of each decay processes. चलो भाई क्वेश्चन को देख लो। आप देखो क्वेश्चन को, कितना आसान क्वेश्चन है, 5 नंबर का सवाल था ये सब्जेक्टिव में। कॉपर है 64, 3 अलग अलग स्टेप्स परफॉर्म कराए गए। पहले वाले में बीटा इमिशन हुआ, बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल, तो -1e0, एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा और कॉपर होता है 29, हो गया जिंक 30, 64। और इसके लिए हाफ लाइफ पूछ रहे हैं, मान लो ये λ1 है पहले पाथ का। दूसरे वाले पाथ में इन्होंने बोला है कि पॉजिट्रॉन इमिशन हुआ। पॉजिट्रॉन इमिशन का मतलब ये हुआ कि +1e0, ये है पॉजिट्रॉन इमिशन।
तो ये निकल रह जाएगा, एक एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा। कॉपर से जस्ट पहले कौन है? निकल, 28, 64। और तीसरे वाले में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ प्लस -1 E0 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो भी निकल ही बनेगा, और निकल क्या हो गया? 28, 64। दीज आर द प्रोडक्ट्स। तो एक तो पहला यही आंसर हो गया, ये प्रोडक्ट बन गए, हो गया पहला पार्ट। हाफ लाइफ और पूछ रहे हैं, मान लो ये λ2 है, ये λ3 है, डिके कांस्टेंट, और आपको तो पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, और लैम्डा क्या किसके बराबर होता है? लैम्डा इज नथिंग बट ln2 अपॉन हाफ लाइफ, कितनी? 12.8 आवर्स इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। मान लो इक्वेशन नंबर 1। पैरेलल डिके में यील्ड दी हुई है, पहले प्रोसेस में यील्ड कितनी? 38%, दूसरे की यील्ड कितनी? 19%, और तीसरे की यील्ड कितनी? 19, 38 घटा लो 100 में से, 38 माइनस 19, इतने परसेंट यील्ड हो गई। तो कितने परसेंट हो गया जरा देखना, 100 माइनस 8 दूनी 16, 17, और 3 और 1 4 और 1 5, 57, तो कितना हो गया? 43%, राइट। अब एक बात ध्यान दो, साफ दिखता है कि λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द यील्ड 38 अपॉन 19। तो यहां से λ2 की वैल्यू आ गई λ1 अपॉन 2। गॉट इट? ऐसी λ1 अपॉन λ3 की वैल्यू निकाल लो। λ1 अपॉन λ3 वुड बी इक्वल टू द यील्ड ऑफ द फर्स्ट 38 अपॉन 43। तो यहां से λ3 की वैल्यू आ गई 38 अपॉन 43 λ1। एक काम करो, λ2 की वैल्यू यहां रख लो, λ3 की वैल्यू यहां रख लो, तो क्या इक्वेशन बनी? ln2 अपॉन 12.8 इज इक्वल टू λ1 प्लस λ1 अपॉन 2 प्लस 28 अपॉन 43 λ1। आ गया λ1 की वैल्यू यहां रख दी, आ गया λ2 की और λ1 की वैल्यू फिर यह वापस यहां रख ली, आ गया λ3, और λ1 किसके बराबर? λ1 इज इक्वल टू ln2 अपॉन हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट पाथ। λ1 आ गया, λ2 आ गया, λ3 आ गया, तीनों पाथ की हाफ लाइफ यू कैन कैलकुलेट, इजी है। ln2 अपॉन हाफ लाइफ वाले फॉर्मूले से आ गया आंसर। यही था क्वेश्चन। खूब कैलकुलेशन करवाते थे पहले, लॉग वॉग भी रखना पड़ेगा, लॉग टेबल प्रोवाइड होती थी पहले। वो जमाना और था जहां लॉग टेबल प्रोवाइड की जाती थी, कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती थी, स्टेप मार्किंग होती थी। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये बना करके प्रोडक्ट बना दिए 2 नंबर, ये वाली इक्वेशन लिख दी 1 और नंबर, फाइनल आंसर निकाल दिए और 2 नंबर। तो लाइक दैट स्टेप मार्किंग यूज्ड टू बी देयर अर्लियर in the subjective test papers of IIT JEE Advanced. Got the point? तो guys ये था क्वेश्चन। अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा आउटडेटेड पुराना सवाल है, पुराना क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट पुराना नहीं है, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड अगेन। नोट करें। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी की। लिखो हेडिंग, एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। वैसे तो रेडियो एक्टिविटी के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे मेडिसिन में कोई कैंसरस ग्रोथ है मान लो, उन सेल्स का पता लगाने के लिए कई बार फ्लोरीन, रेडियो एक्टिव फ्लोरीन इज इंजेक्टेड इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग जो कि इन्फेक्टेड है, डिसीज्ड है, जिसको डिसीज़ है, तो वो सब मेथड्स यूज़ करते हैं। CT स्कैन होता है इस तरह की चीज़ों में। बट हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो हैं रॉक डेटिंग, जिसे हम हीलियम डेटिंग भी बोलते हैं, और दूसरा कार्बन डेटिंग। तो लिखो पहला रॉक डेटिंग और हीलियम डेटिंग। रॉक डेटिंग और हीलियम डेटिंग, दिस इज used to determine age of rocks, mineral और ores। मिनरल और ओर्स तो एक ही बात होते हैं।
तो रॉक्स और मिनरल्स या ओर्स की एज को फाइंड आउट करने में काम में आते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, थोरियम ओर 92 232 90 232, दिस इज थोरियम ओर। मान लो आज कोई थोरियम ओर हमें सैंपल ऑब्टेन हुआ, तो वो जब बना होगा उसके बाद से वो धीरे धीरे डिकम्पोज हुआ और लेड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज 82 एंड दिस इज 208। चेक कर लेता हूँ, हाँ इट इज 208। बाकी अल्फा बीटा पार्टिकल्स इमिट हुए होंगे। ये फाइनल प्रोडक्ट है नॉन रेडियो एक्टिव। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस थोरियम रेडियोएक्टिव सीरीज। अच्छा ऐसा, तो यहां से 232 माइनस 208 कितना, 24 मतलब 6 अल्फा पार्टिकल इमिट आउट हुए हैं, अल्फा पार्टिकल्स। तो 6 अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड आउट। अच्छा 6 दूनी 12 इसमें से कम करोगे तो 90 में से 12 कम हो गए तो 78 से 82 हो गया, मतलब 4 बीटा पार्टिकल। अच्छा ये तो जानते होंगे ना आप, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इमिटेड अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। आप पढ़ रहे, ये बेसिक फिजिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स में। तो दिस इज बीटा पार्टिकल्स। तो बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड आउट। अच्छा इस पूरे एनालिसिस में रॉक डेटिंग में, जैसे ये रॉक है, थोरियम का ओर था, T इज इक्वल टू 0 पर ये कंसेंट्रेशन A थी, ये 0 थे। T इज इक्वल टू T टाइम बाद इसमें से X खर्च हुआ होगा मान लो, तो ये कुछ X बना होगा, मोल में होता है, और ये 6X बना होगा एंड दिस कैन बी मेजर्ड। मान लिया जाता है, इट इज एज्यूम्ड इन द रॉक और डेटिंग या हीलियम डेटिंग में कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स इमिट आउट हुए हैं, दे आर ट्रैप्ड विद इन द रॉक एंड accumulated in the form of helium gas and did not get away। तो इस बात को लिखेंगे, in rock dating it is assumed that alpha particles are trapped in rock or mineral in the form of helium gas। भाई एक तरीके से ये तो जानते ही हो कि अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम्स। तो हीलियम गैस के रूप में ये अल्फा पार्टिकल निकल के भाग ना पाए, वहीं रॉक के अंदर ट्रैप हो गए, ये मान लिया जाता है। अच्छा T इज इक्वल टू 0, ये हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, बिलियंस ऑफ ईयर्स। हाफ लाइफ ऑफ थोरियम मैं बता देता हूँ, ये जो हाफ लाइफ है थोरियम की 232 की, एंड दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ नियरली 1.4 इंटू 10 टू द पावर 10 ईयर्स। बिलियंस ऑफ ईयर्स। अब बिलियंस ऑफ ईयर्स तो हाफ लाइफ है, तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो हम बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले नहीं जा सकते, ए की वैल्यू हम नहीं बता सकते। हम तो आज अभी सैंपल मिला मान लो थोरियम के ओर का, थोरियम तो बहुत थोड़ी सी अमाउंट में होगा उसमें, बाकी तो बहुत कचरा वचरा होता है ओर के अंदर या मिनरल्स के अंदर। तो थोरियम ओर या थोरियम मिनरल के अंदर हम थोरियम की अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A माइनस एक्स। ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट, सैंपल ले जाएंगे लेबोरेटरी में, जिगर मुगर काउंटर में रखेंगे और वहाँ से चेक कर सकते हैं कि हाउ मच ऑफ द हीलियम गैस इज प्रेजेंट इन दिस सैंपल। तो हीलियम गैस 6x की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। क्वेश्चन में कहा भी जाएगा कि दिस मच अमाउंट ऑफ द सैंपल इज टेस्टेड एट एज ऑन टुडे, थोरियम वाज फाउंड टू बी दिस मच, तो A माइनस एक्स मालूम पड़ गया। हीलियम गैस वाज फाउंड टू बी इवॉल्व्ड दिस मच, तो x भी मालूम पड़ गया। A माइनस एक्स पता है, x पता है, तो A भी मालूम है। तो फिर चाहिए क्या हमें, तो चाहिए क्या चाहिए था हमें? हमें मान लो रॉक डेटिंग है, इसकी एज फाइंड आउट करनी है, तो क्या बोलोगे? T एज इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, और 1 अपॉन लेमडा को हम हाफ लाइफ के टर्म्स में लिख सकते हैं ln वॉट, A अपॉन A माइनस एक्स। फर्स्ट ऑर्डर की यही तो इक्वेशन होती है। और T एज इज इक्वल टू ln2 अपॉन हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ अपॉन ln2
ln a अपॉन a माइनस एक्स। तो गाइज ये फॉर्मूला है a माइनस एक्स। क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी। हीलियम गैस का वॉल्यूम दिया हुआ तो 22,400 या 22.4 से डिवाइड कर दोगे अगर STP पे है। 22.7 लेना चाहिए वैसे, अब तो नई डेफिनेशन STP की अलग है, और उसके बेसिस पर a भी आ जाएगा x भी आ जाएगा। हाफ लाइफ क्वेश्चन में दी हुई होगी लाइक दिस, एज ऑफ द रॉक कैन बी मेजर्ड, कैन बी डिटरमिन्ड। जैसे यही थोरियम और था, बिलियंस ऑफ ईयर्स हाफ लाइफ है, 2, 4, 5 करोड़ साल तो इनके एरर आ जाता है कैलकुलेशंस में। तो मेजरमेंट का एरर 10-20 हज़ार साल का भी एरर चलेगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। बिलियंस ऑफ ईयर्स है ये हाफ लाइफ, तो सर एरर कितना है, करोड़ों साल का एरर चलेगा, इट इज़ ऑल राइट। सो लाइक दैट यू हैव टू से। सो गाइज ये था रॉक डेटिंग। लेट्स डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, वो भी जेई एडवांस्ड का ही क्वेश्चन है। और पहले ये क्वेश्चन आया था, मुझे ऐसा ध्यान नहीं ये क्वेश्चन फिजिक्स में आया था, बट चाहे फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। लेट्स टेक द क्वेश्चन, नोट इट डाउन। जैसे क्या क्वेश्चन, इन नेचर, ये क्वेश्चन था IIT का। इन नेचर अ डीके चेन सीरीज starts with thorium-90-232 and finally terminates at lead-82-208. A thorium ore sample was found to contain 8 into 10 to the power minus 5 ml helium at STP and 5 into 10 to the power minus 7 gram of thorium-232. Find age of ore sample. ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साथ में ये भी मेंशन किया हुआ है कि हीलियम कुड नॉट एस्केप, इट इज ऑल प्रेजेंट इन द ओर सैंपल। हाफ लाइफ दी हुई है, तो टी हाफ ऑफ thorium-232 इज गिवन एज 1.4 × 10 to the power 10 years। अब यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो एकदम आसान है भाई, आप पहले डिसइंटीग्रेशन सीरीज की इक्वेशन लिखो। thorium-90-232 लेड 82-208 प्लस, जैसा अभी लिखा भी था हमने, 6 2He4 प्लस 4 -1 E0, ये अल्फा और ये बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड आउट। T इज इक्वल टू 0 पर मान लो मोल्स या अमाउंट जो है कंसेंट्रेशन मोल्स में मेजर की जाती है, A थी 0 T इज इक्वल टू T एज, आज की तारीख में इसमें से अगर x खर्च हुआ होगा तो x बना होगा और ये 6x बना होगा। क्वेश्चन ने कहा है कि a माइनस एक्स की वैल्यू दी हुई है, हाउ मच, दिस मच ग्राम ऑफ थोरियम, तो 10 to the power -7 अपॉन मोलर मास से डिवाइड करना मत भूलना, 232 मोल आ गया a माइनस एक्स। साथ ही साथ क्वेश्चन ने 6x मतलब हीलियम के मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम 8 × 10 to the power -5 अपॉन 22,400 ml। 700 भी ले सकते हो, 22.7 लेते हैं ना, तो 22,700 ml इतने मोल। x आ गया, x पता है तो a भी आ गया, a आ गया, x आ गया, अब कौन रोकेगा आपको, तो t एज इज इक्वल टू 1/λ, और लैम्डा क्या है, ln2 अपॉन हाफ लाइफ 1.4 × 10 to the power 10 years इंटू ln a अपॉन a माइनस एक्स।
पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, यू गेट एज। दिस कैन बी डिटरमिन्ड। मैं आंसर बतला दूं क्या है, 4.9 × 10⁹ ईयर्स। देखो पुराने क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आते थे तो लॉग टेबल भी मिलती थी, लॉट ऑफ कैलकुलेशन भी होती थी, आसान नहीं थी ज़िंदगी। आज तो रिलेटिवली आसान है, ऑब्जेक्टिव है, आइडिया से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। पहले तो हर क्वेश्चन को वर्कआउट करके सॉल्व करना पड़ता था। तो गाइज ये था वन ऑफ द एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, व्हाट, हीलियम डेटिंग और रॉक डेटिंग। दूसरी डेटिंग है, वो डेटिंग नहीं है ये जो समझ रहे हो पागल, डेटिंग मतलब एज डिटरमिन करने वाली डेटिंग है ये। दूसरी वाली कौन सी, कार्बन डेटिंग फॉर मेजरमेंट ऑफ द एज ऑफ फॉसिल्स और वुड। पूरी बात लिखो, नोट करो पहले इस सबको। And the second application is carbon dating. Carbon dating to determine age of wood or animal fossils. वुड या एनिमल फॉसिल्स, ये उनकी एज डिटरमिन करने में काम आता है जो कभी जिंदा थे और आज मर चुके हैं। लकड़ी है, लकड़ी का कोई आर्टिफैक्ट मिला, लकड़ी की कोई मूर्ति मिली, उसकी एज फाइंड आउट करनी होगी, कब ये जिंदा पेड़ था, कब पेड़ को काटा गया और तब ये मूर्ति बनाई गई उस लकड़ी की, तो उसकी एज फाइंड आउट करना। और या एनिमल फॉसिल्स हैं, कि कोई जानवर था, उसकी हड्डी मिली, तो वो जानवर कब जिंदा था, कितने हजार साल पहले मरा होगा, वो एज फाइंड आउट करने के लिए फॉसिल्स मिलते हैं, तो उनकी एज डिटरमिन इसी तरीके से की जाती है। अगेन दीज आर ऑल अप्रॉक्सीमेट मेथड्स फॉर डिटरमिनिंग द एज। हाफ लाइफ, इसमें कार्बन 14 का यूज होता है। तो इसमें क्या होता है कि मेजरमेंट ऑफ द एज इज डन विद द हेल्प ऑफ C14 एज अ रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम इन द ह्यूमन बॉडी और इन एनी एनिमल और प्लांट बॉडी। कॉन्सेप्ट क्या है, C14 इज फॉर्म्ड in upper atmosphere, C14 is formed in upper atmosphere। कैसे, नाइट्रोजन 7N14 ये कंबाइन करता है 0N1 से, तो ये बन जाता है दिस फॉर्म्स 6C14 plus 1H1। प्रोटॉन इज emitted out, so this is radioactive C14. This radioactive C14 diffuses into our atmosphere and gets absorbed in living animals and plants, and there exists a radioactive equilibrium तो radioactive C14 diffuses into our atmosphere and gets absorbed in the living animals and plants, and there exists radioactive equilibrium at which rate of absorption of C14 is equal to rate of decay of C14। यही कॉन्सेप्ट है इस पूरी कार्बन डेटिंग का। जरा समझियो क्या बात कर रहे हैं हम। ये कह रहे हैं कि कार्बन का कॉमन आइसोटोप तो C12 होता है, वो तो नॉन रेडियो एक्टिव है, पर अपर एटमॉस्फेयर में C14 फॉर्म होता है थ्रू दिस इक्वेशन। C14 अपर एटमॉस्फेयर में बना और धीरे धीरे डिफ्यूज होकर के हमारे आसपास में भी इकट्ठा हो जाता है, और ये रेडियो एक्टिव नेचर का है।
ये डिफ्यूज़ होता है हमारे एटमॉस्फेयर में और जिंदा इंसानों में, जानवरों में और पेड़ पौधों में, ग्रीन प्लांट्स में, प्लांट्स मतलब लिविंग प्लांट्स मतलब ग्रीन प्लांट्स, उनके अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, C14 एब्जॉर्ब होता रहेगा, एब्जॉर्ब होता जाएगा, तो ऐसा नहीं कि एब्जॉर्ब हो गया, ये मैं हल्क से भी पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, साथ ही साथ डिके भी हो रहा है, डिके भी हो रहा है। तो एनिमल्स में और प्लांट्स में C14 एब्जॉर्ब भी होता है और डिके भी होता है, और कुछ समय बाद एक सर्कुलेटरी इक्विलिब्रियम बन जाता है, एक रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। उस रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम के तहत रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द C14 इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिके ऑफ C14 एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द C14 बिकम कांस्टेंट इन द लिविंग प्लांट्स और लिविंग एनिमल। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द C14 इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके ऑफ C14, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। Radioactive equilibrium is established. Now, and concentration of C14 becomes constant in plants, in living plants, animals, living animals. तो जिंदा इंसान या जानवर या पेड़, ग्रीन प्लांट्स के भी अंदर C14 की एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन बनी रहती है, क्योंकि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। अब ये जो C14 है, ये डिके कैसे होता है? C14 डिकेज एज, बीटा डिके करता है, C14 डिकेज एज C14 6, दिस कन्वर्ट्स टू प्लस माइनस 1 E0, बीटा डिके एंड दिस फॉर्म 7N14, और बीटा डिके होते हैं और इसकी हाफ लाइफ होती है 5770 साल, 5770 ईयर्स इज देयर। और हम आसानी से किसी फॉसिल की या डेड वुड, लकड़ी, कटी हुई लकड़ी, सूखी लकड़ी की एज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टी एज इज इक्वल टू 1 अपॉन ln2 अपॉन टी हाफ लाइफ, जो कि पता है 5770 साल, कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स में। ln C14 की कंसंट्रेशन कब? इनिशियली, अपॉन C14 की कंसंट्रेशन नाउ मतलब डेड वुड के अंदर, तो टी टाइम बाद, टी एज के बाद में व्हाट इज द कंसंट्रेशन। ओरिजिनली जब वो लिविंग प्लांट था तो क्या कंसंट्रेशन थी, दैट वी नो। तो C14 0 मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C14 इन लिविंग प्लांट। ऑब्वियसली लिविंग प्लांट में ज़्यादा होगी, जब वो प्लांट कट कर दिया जाएगा, लकड़ी कट कर दी गई, तो उसका खाना पीना तो खत्म हो गया ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप्ड, इट कैन नॉट फर्दर एब्जॉर्ब C14, बट उसके अंदर जो C14 ऑलरेडी था दैट कंटिन्यूज टू डिके, तो कंसंट्रेशन ऑफ C14 घटती जाती है। तो C14 नॉट इज द कंसंट्रेशन ऑफ C14 द लिविंग प्लांट, लिविंग एनिमल। ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। एंड C14 कंसंट्रेशन टी एज आज, कंसंट्रेशन ऑफ C14 टुडे इन डेड प्लांट वुड, डेड वुड और फॉसिल। ये डेटा क्वेश्चन में दिया होगा, अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। तो गाइज इसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कौन सा डिके शो करता है C14? बीटा डिके। किस तरीके से बनता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। एंड द कार्बन डेटिंग इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द वुड और एनिमल फॉसिल्स, जो कभी जिंदा थे और आज मर चुके हैं। दैट इज इट, काइनेटिक्स इज ओवर, काइनेटिक्स चैप्टर इज फिनिश्ड विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, दैट्स इट फॉर नाउ।